सो हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेट ड्रीमर्स यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं GSLV F-15 अर्थात NVS-2 सैटेलाइट के बारे में। आप सबने इसके बारे में सुना होगा, जाना होगा, लेकिन फाइनली इसरो लॉन्च करने वाला है। और आज की अगर हम डेट की बात करें तो आप देख सकते हो, यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको। 12:09 हो चुके हैं, रात में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आज डेट है 25 जनवरी 2025। सो आइए बात करते हैं फाइनली GSLV F-15 NVS-02 मिशन के बारे में। अगर हम इसके बारे में बात करें तो मेजर माइलस्टोन इसरो की तरफ से यही है कि वो 100th लॉन्च होने वाला है। प्रोबेबली ऑफ कोर्स ऑर्बिटर लॉन्च होगा वो SDSC शार मतलब सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। सो आइए बात करते हैं उसके बारे में, जानेंगे उसके बारे में थोड़ा बहुत। सो लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, जो ये GSLV F-15 NVS-02 मिशन है, ये 29 जनवरी 2025 को सुबह 6:23 पर इसरो के अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द ओनली स्पेस पोर्ट अर्थात सतीश धवन स्पेस सेंटर के सेकंड लॉन्च पैड से उड़ान भरने वाला है। बेसिकली ये जो लॉन्चर होगा वो ऑफ कोर्स GSLV Mark 2 होगा। बेसिकली इसको जो नंबर मतलब जो प्लेटिंग की गई है, जो नंबर इसको दिया गया है वो है GSLV F-15। उसके साथ सैटेलाइट का नाम है NVS-02, जो कि उड़ान भरने वाला है GSLV F-15 मिशन के द्वारा या फ्लाइट के द्वारा सुबह 6:23 पर 29 जनवरी 2025 को। सबसे पहले GSLV F-15 जो है, ये एक ऐसा मिशन है जिसमें हम ओजाइव शेप्ड फेयरिंग यूज नहीं करेंगे। अभी फेयरिंग में भी आपको पता है दो अलग अलग टाइप्स है। आई मीन जो नॉर्मल डिसेंट इसरो फेयरिंग यूज करता है वो है, और एक ओजाइव शेप्ड फेयरिंग है। अभी आप डिफरेंस देख सकते हो, ये ऊपर मैंने फोटोज लगाया है, ये है नॉर्मल फेयरिंग, दूसरी है ओजाइव शेप्ड फेयरिंग। ओजाइव मतलब काइंड ऑफ, आप देख सकते हो डिफरेंस, शेप में काफी तगड़ा डिफरेंस है। LVM-3 में भी हम ओजाइव शेप्ड फेयरिंग यूज करते हैं, GSLV Mark 2 में भी हम यूज करते थे, लेकिन इस लॉन्च के लिए वो आई डोंट नो लगा है क्यों नहीं ये फेयरिंग। अगर हम बात करें तो 100 लॉन्च है ये GSLV Mark 2 का। मतलब पर्टिकुलरली GSLV Mark 2 का ये, नॉट ओनली GSLV Mark 2 का बट इसरो के शार से 100th लॉन्च है, ऐसा इसरो क्लेम करता है। ऑर्बिटल लॉन्च, बेसिकली ऑर्बिटल लॉन्च है ये शार से। सो Mark 2 का 100th लॉन्च नहीं है, ये प्रोबेबली ऑफ कोर्स इसरो के शार से, इसरो का जो स्पेस पोर्ट है सतीश धवन स्पेस पोर्ट, वहां से ये 100th लॉन्च होने वाला है। वही अगर हम बात करें GSLV Mark 2 की, तो वो ऑफ कोर्स 17th मतलब 17वीं उड़ान होने वाली है GSLV की। इससे पहले जो GSLV का प्रक्षेपण हुआ था, उसके उसके उस प्रक्षेपण से हमने NVS-1 सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया था। इससे हम NVS-2 सैटेलाइट को प्रक्षेपित करने वाले हैं। ये प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरिकोटा के द्वितीय यानी सेकंड लॉन्च पैड से किया जाएगा। उसके साथ अगर हम लॉन्चिंग की बात करें तो जो ये प्रक्षेपण है, ये प्रक्षेपण SDSC के सेकंड लॉन्च पैड से किया ही जाएगा। उसके साथ जो अगर हम क्रायोजेनिक की बात करें, अगर आप इसमें देखो, मतलब ये जो लॉन्चर है, लॉन्चर की अगर हम बात करें तो लॉन्चर में क्रायोजेनिक जो स्टेज है, जो क्रायोजेनिक स्टेज है, इसको व्हाइट किया गया है। जैसे आपको पता था पहले ये स्टेज ब्लैक कलर में आता था, लेकिन कुछ लॉन्च के बाद इसको हम व्हाइट कलर में करने लगे हैं। इसके पीछे भी एक थर्मल रीजन है, थर्मल इंजीनियरिंग इसके पीछे छुपी हुई है। अगर आप जानना चाहते हो इस थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में तो कमेंट में जरूर बताना। NVS यानी नेविगेशन सैटेलाइट है ये। सो नेविगेशन सैटेलाइट है, तो क्या ही बात करें उसके ऊपर। थोड़ा फ्लिकर वगैरह हो सकता है, डिस्प्ले वगैरह, या क्वालिटी तो आपको थोड़ी खराब मिल सकती है, या आपको बैकग्राउंड में पंखे का आवाज आ रही रहा होगा, क्योंकि बेसिकली मैं मेरे घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ थोड़ा। सो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और अगर हम ब्रोशर की बात करें तो देखिए, ब्रोशर में ऑफ कोर्स 17th फ्लाइट है GSLV की, 100th लॉन्च है ऑर्बिटल लॉन्च सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC शार से। ओके, 8th ऑपरेशनल फ्लाइट है इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्रायो स्टेज की, क्रायोजेनिक स्टेज। उसके बाद अगर हम व्हीकल हाइट की बात करें तो लगभग 50.9 मीटर की हाइट है, मतलब लगभग 61 मीटर की, सॉरी 51 मीटर की हाइट है। लिफ्ट ऑफ मास यानी लगभग हम प्रक्षेपण भार की बात करें तो वो लगभग 420.7 टन है, लगभग 421 टन आप मान लो। 3 अलग अलग चरण है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। हम डिटेल में बात करेंगे। बात करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही है वो चीजें।
अगर हम फर्स्ट स्टेज यानी GS1 की बात करें तो जिसमें कि S139 नामक एक सॉलिड रॉकेट मोटर है। ये जो S139 सॉलिड रॉकेट मोटर है, इसमें 139 टन का HTPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन फ्यूल यूज किया जाता है। और ये वही चरण है या ये वही स्टेज है जिसको कि हम हमारे PSLV में भी यूज करते हैं। उसके बाद इसमें L40 नामक 4 लिक्विड बूस्टर्स लगाए जाते हैं जो कि विकास इंजन पर वर्क करते हैं। 4 लगाए जाते हैं और चारों लिक्विड बूस्टर्स में हम 40 टन का द्रव प्रणोद भरते हैं जो कि ऑफकोर्स UDMH यानी अनसिमेट्रिकल डायमेथाइल हाइड्रोजन और N2O4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड होता है। अगर हम सेकेंड स्टेज की बात करें तो वो ऑफकोर्स L40 स्टेज है। बेसिकली जो L40 स्टेज है ये लिक्विड स्टेज है जिसमें कि हम 40 टन का प्रणोद यूज करते हैं। 40 टन का प्रणोद हम भरते हैं। इसमें भी वही विकास इंजन लगा है। उसमें हम UDMH यानी अनसिमेट्रिकल डायमेथाइल हाइड्रोजन और N2O4 यानी नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को भरते हैं। अभी बेसिकली ये करता क्या है ना कि जो मोमेंटम आपको फर्स्ट स्टेज ने दिया है वही मोमेंटम ये आगे बढ़ाता है, आगे कैरी ऑन करता है। अभी मेन मोमेंटम और रिलेटिव वेलोसिटी का जो चेंज है वो थर्ड स्टेज यहाँ बेसिकली करता है जो कि कस 15 इस समय है। ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक स्टेज है जो कि लॉक्स एंड लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिक्विड हाइड्रोजन पे ये काम करता है। सो ये बेसिकली बेसिक चीजें हो गई। अगर हम प्रोपेलेंट मास की अगर हम बात करें थोड़ा डिटेल में और जाए तो 148.1 टन का प्रणोद हम फर्स्ट स्टेज में यूज करते हैं। कुल मिलाकर जो 4 अलग अलग स्ट्रैप ऑन मोटर्स या बूस्टर्स कह लो आप उसे 40-40 टन एक एक में होता है। ऐसे लगभग 170 टन 170.7 टन टोटल वेट है। 42.15 टन हमारे सेकेंड स्टेज पे वेट है। अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें तो 14.96 मतलब लगभग 15 टन के आसपास वेट है क्रायोजेनिक स्टेज में फ्यूल का या उस प्रणोद का। यहाँ ओजाइव्ड शेप्ड फेयरिंग नहीं है, यहाँ नॉर्मल फेयरिंग जो इसमें पहले यूज करता था वो फेयरिंग है। अगर हम बात करें पेरिजी की तो लगभग 170 किलोमीटर की पेरिजी होने वाली, 36,577 किलोमीटर की अपोजी होने वाली है। उसके बाद अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिज की बात करें तो वो लगभग 178 किलोमीटर या किलोमीटर से बेसिकली डिग्री की होगी, प्लस माइनस 0.5 डिग्रीज का ये आर्ग्यूमेंट होने वाला है। इंक्लिनेशन की बात करें तो 20.97 यानी 20 लगभग 7997 बोला था पहले 79 डिग्रीज का है, प्लस माइनस 0.1 डिग्रीज। एक्यूरेसी आप देख लो वापस से एक बार। लॉन्च अजीमुथ 106 डिग्रीज का होगा। पेलोड मास यानी उत्थापन भार जो हमारे सैटेलाइट का होने वाला है या सैटेलाइट का ओवरऑल मास जो होने वाला है वो होगा 2250 किलोग्राम। आपको फ्लाइट सीक्वेंस जानकर मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वैसे ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। NBS2 सैटेलाइट के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे। जैसे मैंने कहा मैं घर पे नहीं, सो घर पे जाने के बाद NBS पे हम वीडियो बनाएंगे। सो बस इतना ही कुछ था इस वीडियो में। ये बेसिकली ब्रोशर से पढ़कर आपको सुना रहा था, बाकी कुछ नहीं। वैसे मुझे पता है इसके बारे में, मुझे इसके बारे में नॉलेज है, लेकिन ये जो नंबर्स मैंने आपको बताया ये नंबर्स बेसिकली मैंने पढ़ के बताए हैं। तो वही ये नंबर्स में थोड़ा बहुत प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो जाता है, इसलिए मैंने कहा आपको पता है सारी चीजें मैंने, क्योंकि इससे पहले काफी वीडियोस बनाई है। तो पॉइंट तो कोई पॉइंट नहीं बनता कि इस चीज ये वही चीज आप वापस दोहराए, जो चीज आपने पहले कही है वापस वापस वही चीज आप रिपीट करें, तो पॉइंट नहीं बनता ऐसे। मुझे लगता है, वेल आपको क्या लगता है जरा कमेंट में बताना। और इस मिशन के बारे में आपको क्या लगता है जरा कमेंट में बताना, क्या ये मिशन सक्सेस होगा फेलियर होगा, क्योंकि इसरो का जो GSLV Mark 2 है वो पहले से ही नॉटी बॉय रहा है। वेल अगर हम बात करें हमारे इस GSLV Mark 2 की, तो GSLV Mark 2 का इतिहास स्वर्णिम नहीं रहा। मतलब वैसे था, अच्छा खासा इतिहास है इसको, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है जैसे कि हमारे PSLV का है या LVM-3 का है, GSLV Mark 3 का है। GSLV Mark 3 एकमात्र रॉकेट है जो इसरो के इतिहास में कभी फेल नहीं हुआ। PSLV का इतिहास है कि लगभग 10 साल 15-20 साल से, पता नहीं एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन आई गेस 10-15 साल से वो फेल नहीं हुआ है। IRNSS-1H जो सैटेलाइट था उसमें केवल मिशन फेल हुआ था। मिशन फेल क्यों हुआ था, जो पेलोड की जो फेयरिंग होती है वो फेयरिंग ऐसी थी, मतलब जो सेपरेट होती है ना फेयरिंग, अभी मान में पेलोड है, पेलोड को जस्ट ढकी हुई जो फेयरिंग होती है फेयरिंग सेपरेट नहीं हुई थी। लेकिन सारे चरणों ने
बखूबी काम किया था, बस फेयरिंग सेपरेट नहीं हुई थी, फेयरिंग का इशू था उसमें, बाकी कुछ चीजें नहीं हुई थी उसमें। वेल वही मेजर सीन है इसमें। आपको क्या लगता है इसके बारे में, जरा कमेंट में जरूर बताना। क्या मिशन ये सफल होगा या असफल होगा, जरा बताना। और जैसे मैंने कहा, रात के 10:19 हो रहे हैं, और इस समय जस्ट बैठा हुआ, ये लगा कि हाँ वीडियो बनानी चाहिए, कवर करना चाहिए ये टॉपिक, तो कवर कर रहा हूँ। वेल बेसिकली, हाँ, अभी मैं बताना भूल गया था मैं कहाँ आया हूँ। मैं बेसिकली मुंबई के सबाबन में हूँ करंटली। और मुंबई के सबाबन में हम आज मैं बेसिकली फ्राइडे को आया था शाम को। अभी आपने अगर देखा होगा या आपने गौर किया होगा, तो आज है सैटरडे, यानी सैट लिखा है, मतलब सैटरडे है, सैटरडे की 12, रात की 12 बजे ही है। मतलब आई मीन मैं सुबह शाम को आया था। हमारे नासिक से मैं निकला था शाम को, नासिक नासिक जो भी आप कह लो। तो शाम को मैं निकला था और यहाँ पहुंचा, शाम को ही पहुंचा, ऑफकोर्स 3 बजे मैं निकला था, दोपहर को निकला था, शाम को पहुंचा यार 6, 6:30, 7 बजे मुंबई सबअर्बन में। कल हमें थोड़ा बहुत घूमना है। अगर हम मतलब हो पाया तो मैं ब्लॉगिंग करूंगा, और ब्लॉगिंग करके किसी और चैनल पर डालूंगा मैं। सो देखते हैं क्या ब्लॉगिंग मेरे से हो पाता है कि नहीं। भाई साहब, नई शुरुआत कर रहे हैं हम, तो कुछ नया होना चाहिए। तो कोशिश ये है हमारी कि हम एक व्लॉग बनाए। अभी देखने लायक है, क्योंकि मैं व्लॉग बनाने के थोड़ा मोटिव से आया था कि हाँ चलिए हम दोस्तों व्लॉग बनाते हैं। मैं झाड़ी मारी पे जाने वाला था, झाड़ी मारी जहाँ से CSMI दिखता है। लेकिन देखते पॉसिबल हुआ तो वहाँ जाएंगे, क्योंकि डे काफी कल का काइंड ऑफ मजे से भरपूर होने वाले हैं, क्योंकि हम काफी चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं। काफी चीजें हैं मुंबई में घूमने के लायक, जितनी हो सकती है एक दिन में हम घूमेंगे। एक हमारे दोस्त है, आई गेस मैं नाम उनका गलत ले नहीं रहा हूँ, तो एक रॉ साइंटिस्ट करके कोई है। वो भी यही रहते हैं। अगर हो सका तो हम उनके साथ भी मीटअप करेंगे कल, देखते हैं कैसे होता है। वेल चलो, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।